चलो नेक्स्ट क्या देखना है, मैरिज। मैरिज समझना है और इसमें कैसे मैरिज में चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, ये हमको समझना है, ठीक है ना। मैरिज भी क्या है, एक तरीके का, ये भी एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, ये भी एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसमें क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो कि सोशली अप्रूव्ड है और सैंक्शनड है, किसके द्वारा, कस्टम्स के द्वारा भी, बिलीफ्स के द्वारा भी, सोसाइटी के द्वारा भी और लॉ के द्वारा भी, समझ में गया, ठीक है ना। ये क्या है, एक मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप अभी बनने वाले हैं उन रिलेशनशिप को सैंक्टिटी प्रोवाइड की गई है ना। इसमें जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को सैंक्टिटी मिली है ना, सैंक्शन मिला हुआ है, सैंक्शन मिला हुआ। ये जो सैंक्शन है किसके द्वारा मिला है, लॉ के द्वारा भी मिला है, कस्टम के द्वारा भी मिला है ना। मतलब ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी के द्वारा भी ये सैंक्शन मिला हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें क्या होता है, मैरिज, इस जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली जो होती है ना भाई, फैमिली को आगे बढ़ाने का जो टूल है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैरिज बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैरिज में क्या होता है, जो कंटिन्यूएशन होती है, कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली है ना, उसको इंश्योर करने के लिए जो चीज होती है उसको बोलते हैं मैरिज, ठीक है ना। मान लो ये फैमिली, ठीक है ना, इस फैमिली को आगे बढ़ा के चलना है अगर आप, ठीक है, तो भाई आपको किसकी मदद पड़ेगी, मैरिज की मदद पड़ेगी, आपको अपने बच्चों का शादी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको आपकी जो कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली है उसको अगर आप इंश्योर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को आपको यूज करना पड़ेगा। फैमिली है, ये इसका कंटिन्यूएशन है ना भाई, कंटिन्यूएशन मतलब उसका वंश आगे चलता रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को एज अ टूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब देखो ये जो मैरिज ही होता है, ठीक है ना, ये जो मैरिज है, मैरिज ही आपका जो ये जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होता है उसको सैंक्टिटी प्रोवाइड करता है, समझ में। अगर विदाउट मैरिज अगर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल किया जाता है तो उसको हम अनएथिकल मानते हैं, इमोरल मानते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम अपनी सोसाइटी में बात करें, मैरिज को अगर आपको मैरिज के थ्रू अगर आप सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करते हो तब वो जस्टिफाइड है, ठीक है ना, मैरिज फॉर, ठीक है ना। और इसको अगर आप मैरिज के बाद सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करते हो तो इसको सैंक्शन प्रोवाइड है, ठीक है ना, इसको सैंक्शन प्रोवाइड है कस्टम के द्वारा, लॉ के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा, क्लियर है। डन, समझ में आ गया क्या बोला मैंने, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप बनने वाले हैं, जो कि पहले कोई भी रिलेशनशिप इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं होते थे, अब वो जो रिलीजन अचानक से एक दिन ये रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो उसको सोशली कस्टम और लॉ के थ्रू एक्सेप्टेंस मिलने का जो टूल होता है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, मैरिज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मैरिज क्या है आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। मैरिज में क्या होगा, एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन है जहां पर रिलेशनशिप को सैंक्टिटी प्रोवाइड की गई है, इस रिलेशनशिप के थ्रू आप अपने जो भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है उसको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक टूल है जिससे जो कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली होती है उसको हम इंश्योर करके रखते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीके का मोर और लेस सोशल इंस्टीट्यूशन है काहे में, इंडिया में, ठीक है ना। ये बात आपको दिमाग में बसा लेना, ठीक। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज, समझते हैं क्या कितने तरीके से मैरिज होती है।
ठीक है ना, ये हमको समझना है तब, क्योंकि अब मैं बहुत सारे टर्म्स यूज करूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये क्या हो गया। ठीक है ना, चलो टाइप्स ऑफ मैरिज की बात कर लें। टाइप्स ऑफ मैरिज, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पोलीगैमी, ठीक है, पोलीगैमी। एक होता है पोलीएंड्री, एक होता है मोनोगैमी। अब यहाँ पे समझो, ये मैं लेता हूँ, ये एक लड़का है, ठीक है ना, और यहाँ पर लड़कियां बहुत सारी हैं। अगर बहुविवाह को हम क्या बोल देते हैं, पोलीगैमी, ठीक है ना। लड़कियां बहुत हैं, मतलब एक लड़के की जब शादी होती है बहुत सारे लड़कियों से, तो उसको बोल देते हैं पोलीगैमी। दूसरा बोल रहा हूँ पोलीएंड्री क्या होता है, पोलीएंड्री में एक लड़के बहुत होंगे और लड़की कितनी होगी, एक, ठीक है ना। मतलब एक लड़की बहुत सारे लड़कों से जब विवाह करती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, पोलीएंड्री। मोनोगैमी क्या होगा, मोनोगैमी में एक ही लड़का होगा और एक ही लड़की होगी, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मोनोगैमी, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये जो मैरिज है, पोलीगैमी, पोलीएंड्री, मोनोगैमी और ये चीज क्लियर है ना। ये पोलीएंड्री क्या है, मोनोगैमी क्या है, ये सब चीज मैंने आपको बता दी। डन, आगे बढ़े। अब एक चीज और समझ लेते हैं पहले फटाक से, जिसको एक और टर्म आप पढ़ते हो, कभी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे वो सब चीज, अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज क्या होता है, ठीक है ना। ये बहुत आपको मिलेगा, अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज, ये हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। अनुलोम और प्रतिलोम ये दो तरीके के मैरिज और होते हैं। अनुलोम को हम हाइपरगैमी भी बोलते हैं, एक होता है हाइपरगैमी, ये इंडिया का विशेष फीचर है, ठीक है ना, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, इंडियन सोसाइटी का। और दूसरा होता है हाइपोगैमी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है एक वुमेन, ठीक है, और ये है एक मैन, ठीक है ना। मैन काहे का है, मैन है हायर कास्ट का, ठीक है ना, हाई कास्ट का, और वुमेन कैसी है, लो कास्ट की। जब ये इससे शादी करेगा तो उसको बोलेंगे हम अनुलोम मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे समझा, हाइपोगैमी, हाइपोगैमी प्रतिलोम, प्रतिलोम में ये मान लेते हैं कि भाई ये मैन है और ये वुमेन है, ठीक है, ये वुमेन है, ठीक है ना। ये क्या है, ये लो कास्ट का है और ये कैसी है, हाई कास्ट की वुमेन है। ये जब इससे मैरी करेगी तो क्या बोल देंगे उसको, हाइपोगैमी, समझ में गया, या फिर प्रतिलोम। डन। बोलो क्लियर है। अनुलोम प्रतिलोम, पोलीएंड्री, पोलीगैमी, मोनोगैमी, ये सब चीजें समझ ली, ठीक है। मैरिज क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहां पर जो कि समाज के द्वारा, लॉ के द्वारा, सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, सैंक्शनड है, जिसमें क्या होता है, मेन पर्पस क्या है उसका, कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली, है ना भाई, कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली को आपको बढ़ाना है, उसके लिए एक टूल है मैरिज, समझ में गया। इसमें क्या होता है, जो भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है उसको आप मतलब सैंक्शन के, जो भी सैंक्टिटी प्रोवाइड की है उसके आधार पर आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कुछ चेंजेस हुए हैं मैरिज सिस्टम में, ठीक है ना। अब आपको यही चीज समझाना है कि भाई क्या क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज हुआ है हमारा जो मैरिज सिस्टम है उसमें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स के हिसाब से, जो भी जिसके जिसके चेंजेस बताए वो जरूर पढ़ लेना, है ना। चेंजेस कैसे, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल चेंजेस भी, फंक्शनल चेंजेस भी काय में, इन मैरिज सिस्टम।
मैरिज सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है, फंक्शनल चेंजेस क्या है, ये हमको समझना है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैरिज सिस्टम जो पहले था अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अब उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। समझ का, आज़ादी के बाद बहुत सारे सरकार ने राइट्स भी दिए हैं, बहुत सारे लीगल प्रोविजंस भी किए हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे जो मॉडर्निज्म है, मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, उन सब के आने के बाद जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है उसका जो रोल पहले था, उसके जो फंक्शन पहले थे, अब वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। समझा क्या ना। तो वही हमको समझना है कि ये जो रिलीजियस बिलीफ है मैरिज को लेकर के, ये सब चीज़ें कैसे कितनी चेंज हो गई है ना, जो भी प्रैक्टिस थे, जो भी कस्टम थे, वो कैसे चेंज हो गए, यही सब आप चीज़ को समझना है कि भाई क्या चेंजेस आ गए। तो सबसे पहले कि भाई एम एंड पर्पस जो था मैरिज का वो चेंज हो गया। चेंजेस काहे में, चेंजेस इन एम एंड पर्पस ऑफ मैरिज, ठीक। देखो पहले अगर हम बात करें, पहले जब हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी तो मैरिज एक धर्म था हमारे लिए, ठीक है ना। मैरिज आपको धर्म था, आपकी ड्यूटी थी। समझ में क्या भाई, आपको वंश आगे बढ़ाना है, समझ में क्या आपको समाज के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन देना है, समझ में क्या आप आज को अच्छे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करें। समझ में क्या, तो भाई ये ऋण होता था भाई, कई सारे ऋण होते थे, जिसमें ऋण मतलब समझते हो ना कि भाई मेरे को ये ऋण चुकाना पड़ेगा, है ना, मेरे लिए ये ऑब्लिगेशन है। और इसलिए क्या बोला जाता था, ये आपका धर्म है, ये आपकी ड्यूटी है। जो भी हिंदुइज्म उस समय, हिंदुइज्म में ये इस चीज़ को इनकलकेट किया गया था। जो भी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते थे उनके लिए ये नेसेसरी था कि भाई आपको आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये धर्म है कि आपको मैरिज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई लेकिन आज की बात करें अगर, तो भाई हम इसको मैरिज को एज अ ड्यूटी, एज अ धर्म, ये सब नहीं देखते। हम सिर्फ एक कंपेनियनशिप की भावना है हमारे यहाँ कि भाई हमको एक लाइफ लॉन्ग जर्नी मिल जाएगी, एक पार्टनर मिल जाएगा बस रहने के लिए, है ना। वाइफ, हस्बैंड और वाइफ बस एक पार्टनर की तरह देखते हैं, क्लियर है, अपने सामने वाले जो भी पार्टनर है उसके लिए। समझ में क्या, उसको क्या देखते हैं, सिर्फ एज ए पार्ट, वो एज ए कंपेनियनशिप की भावना है, एज ए पार्टनर देखते हैं। पहले इसको एज अ धर्म, ड्यूटी, आपको बहुत सारी वो बताई गई थी कि भाई आपकी ये ड्यूटीज होंगी, आपके हस्बैंड के प्रति ये होंगी, इन सब चीज़ों को अभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो सबसे पहला एम्स में चेंज हो गए, कैसे, पहले ये धर्म था, अब ये एज अ कंपेनियनशिप हो गया, बस और कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है ना, चेंज इन फॉर्म ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज। देखो मैरिज का तरीका भी चेंज हो गया, कैसे, पहले की जो सोसाइटी थी उसमें पोलीगैमी, पोलीएंड्री, ये सब प्रचलन में थी, ठीक है ना। लेकिन अब ये सब चीजें प्रोहिबिट कर दी गई है, आप ये सब चीजें नहीं, अब सिर्फ मोनोगैमस कर सकते हो आप, है ना। कि भाई पहले आप हो सकता था कि भाई पहले आप 10 शादियां कर सकते थे, है ना, आपकी 10 पत्नियां हो सकती थी, पर और वही अगर औरत है तो भाई 10 पति हो सकते थे। बट ऐसा अब नहीं चलेगा क्योंकि लीगल प्रोविजंस आ चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, और अब हम काहे को प्रैक्टिस करते हैं, हम मोनोगैमस को प्रैक्टिस करते हैं बस, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन द एज ऑफ मैरिज, ये भी तो हो गया है, चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। पहले मैरिज किसी भी एज में कर दी जाती थी, जो चाइल्ड मैरिज था वो भी, एज ऑफ मैरिज लिख ले पहले इसको। पहले क्या होता था कि भाई ट्रेडिशनली मैंने क्या बताया कि भाई एज को लेकर के चाइल्ड मैरिज वगैरह हो जाती थी, बिना प्यूबर्टी एज के भी उनका मैरिज कर दिया जाता था। बट अब क्या है, लीगल स्टैंडर्ड है। लीगल स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि भाई गर्ल की अगर शादी करनी है तो आपको मिनिमम 18 साल होगी, लड़के की शादी करना है तो मिनिमम 21 साल होगी, है ना। ये एवरेज, जो एवरेज एज है, ये इसको हमने ऊपर रख दिया है ना। पहले जो प्री प्यूबर्टी मैरिज है, अब वो उसको चेंज करके हम पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज में कर दिए, है ना। भाई पहले प्यूबर्टी एज अटेन नहीं करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी उनका विवाह कर दिया जाता था। वो अब ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं अलाउड है, ये सब चीज़ लीगल प्रोविज़न के तहत रेगुलेट की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट फोर्थ, जिसमें बोलते हैं कि भाई जो डिवोर्स के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना, इंक्रीज इन डिवोर्स केसेस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो
ऐसा इसलिए होता है डिवोर्स केसेस। पहले क्या होता, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आपका ड्यूटी बताया जाता था, आपका धर्म बताया जाता था कि आपका ड्यूटी ये होगा अपनी पत्नी के प्रति, आप पत्नी की ड्यूटी ये होती थी अपने पति के प्रति। दोनों को एक दूसरे को इतना सपोर्टिव रोल बताया जाता था कि आपको भाई ऐसे इतना सपोर्टिव होना है, इतना सपोर्टिव होना है। पति के लिए भी बोला गया था कि भाई आपको, हम लोग बोलते थे ना कि 7 जन्मों का साथ होता है, तो भाई इतना सैंक्टिटी प्रोवाइड करी जाती थी तो सब कुछ सही चलता था। बट क्या है, बाद में मैंने क्या बोला कि भाई बाद में अभी क्या करने लगे, हम सिर्फ एक पार्टनर की तरह उनको देखते हैं ताकि हमारा क्या हो, भाई हम साइकोलॉजिकली स्टेबल रहें, है ना, हमको दिक्कत ना हो कोई किसी भी तरीके की, इसलिए बस हम इन चीज़ों पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो और इसके अलावा हमने जो लीगल प्रोविजंस हैं उसको रिलैक्स कर दिया है। लीगल प्रोविजंस में दोनों ही जब चाहे तब डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जब अगर आपको लगता है कि भाई ये आपका सब कुछ सही से तरीके से नहीं चल रहा है तो आप डिवोर्स ले लो। और ये वाले जो केसेस है ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। जैसे जैसे कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, वैसे लोग क्या हो रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने आप में ही वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो भाई वो एक दूसरे का जो पार्टनर होता है उससे अगर नहीं बन पाती है तो वो लोग अलग हो जाते हैं। पहले ये भी रीज़न था कि वो उन पर क्या होते थे कि जैसे वुमेन थी वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हो जाती थी पूरी लाइफ, तो डिवोर्स वगैरह का कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब क्या है कि भाई आपके पास मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, आपके पास इतने सारे, गवर्नमेंट ने आपके लिए इतना सब कुछ स्कीम्स प्रोविजन सब कुछ करके रखा है, लीगल प्रोविजंस को रिलैक्स करके रखा है। आप जब चाहे तब ये सब चीज़ें को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब जो भी ट्रेंड है उन सब चीज़ों से डेविएट हो करके अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट जो भी रहना है आपको वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो इसीलिए मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, ये जो डिवोर्स के केसेस हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। समझ में क्या ना, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं अब, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट को बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अब बढ़ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन मतलब क्या होता है, मतलब एक साथ रहते हैं जब दोनों। आप देखो लिव इन रिलेशनशिप क्यों बढ़ रहा है, मॉडर्न वैल्यूज। लोग अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखो, अर्बन एरियाज में यूथ क्या होते हैं, यूथ नए नए जो वेस्टर्न आइडियाज हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, उन आइडियाज को लेकर के उसको इनकलकेट करने का कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ जब ये वैल्यूज इनमें प्रोपगेट करती है तो ये उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट की 2010 में एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को भी उसने जस्टिफाई कर दिया था और बोला था कि ये जो लिव इन रिलेशन है वो राइट टू लिबर्टी के अंदर आता है, आर्टिकल 21 के। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वो ठहरा दिया था, लीगल ठहरा दिया, कोई ये इलीगल नहीं है। तो समझ में गया, इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप अब तेजी से भी बढ़ रहे हैं इंडिया में। ये इसके अलावा पहले हम क्या कंसिडर करते थे कि भाई बिना मैरिज के, बिना ये जो सोशल सैंक्टिटी के आप क्या नहीं कर सकते, लिव इन रिलेशनशिप वगैरह ये सब प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। बट अब मैंने क्या बताया आपको, ये जो है लिव इन रिलेशनशिप, इसमें स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। समझ में क्या, क्यों, क्योंकि आपको बता दिया मॉडर्न वैल्यूज, वेस्टर्न वैल्यूज ये सब इनकलकेट हो रही हैं, लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं। मॉडर्नाइज होने के साथ साथ इवन सुप्रीम कोर्ट के जो 2010 की बेंच थी 3 जज की, उसने भी इसको जायज़ ठहराया था, है ना। बोला था कि भाई ये राइट टू लिबर्टी के अंदर ही है, आर्टिकल 21 में जिसको जो चाहे वो कर सकता है, आप अंदर रहो, ठीक है, एक साथ रहो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। समझ में क्या ना, क्लियर है। तो भाई ये सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, जो लिव इन रिलेशनशिप है वो भी हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है। ठीक, डन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2010 में ये भी बोला था कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, ठीक है ना, और उसमें से भी जो भी बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उनके पास भी उतने ही लेजिटिमेट राइट होंगे प्रॉपर्टी को लेकर के जितना एक नॉर्मल बच्चे का होता है। समझ में क्या, मतलब अब लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, जैसे कि बड़े बहुत इस समय देखा जा रहा है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप का चलन है,
भाई जब तक है तब तक साथ रहेंगे, फिर जब नहीं बन रही है तो अलग हो जाएंगे, तो ये लिव इन रिलेशनशिप है बिना शादी की। लेकिन मान लो उस दौरान अगर आपके कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है और उसमें से मान लो आपका कोई बच्चा होता है, तो उस बच्चे का आपके जो प्रॉपर्टी हो गया उस पर पूरा अधिकार रहेगा अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट जो था उसके तहत। जो भी जो एक 16 सेक्शन 16 है उसके तहत जो भी प्रॉपर्टी को लेकर के राइट्स एक नॉर्मल बच्चों को मिलता है वो इन बच्चों को भी पूरा मिलेगा, ये ऐसा बोलता है। ठीक है ना, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन भी हमने कर लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या फैमिली, फैमिली क्या होती है। ठीक, फैमिली, ठीक। अब फैमिली क्या होती है भाई, ये भी एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन ही है ना, ये भी एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन है और ये एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, है ना, बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। बहुत सारी फैमिली मिलकर के ही तो सोसाइटी बनाएंगी, तो ये बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। ठीक है ना, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फैमिली क्या होती है। देखो, एक फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जिनका क्या होता है, कॉमन कॉमन हाउसिंग होता है ना, कॉमन हाउसिंग होगी। क्लियर है, एक फ्लोर के अंदर ये सारे लोग रहते हैं, कॉमन डाइनिंग होगा। ठीक, एक फ्लोर में रहते हैं और एक साथ इनका कॉमन डाइनिंग होता है, समझ में क्या, उनके बीच में कॉमन डाइनिंग के साथ साथ कॉमन हाउसिंग हो गया, कॉमन डाइनिंग हो गया, उसके साथ साथ इनका जो कंपेनियनशिप होगा, एक कंपेनियनशिप की भावना होगी, हैविंग कंपेनियनशिप। ठीक है ना, क्लियर। तो भाई ये दो चीज तो बहुत एसेंशियल हो गई। फैमिली हम तब बोलेंगे जब उनके बीच में एक चीज और बताया था मैंने, जो इनका किनशिप होगा, कैसा होगा, किनशिप जो होगा वो जो मैंने आपको बताया था, जो किनशिप में जो रिलेशनशिप होगा वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी किन्स होते हैं ये। ठीक, तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई फैमिली में क्या होगा, प्राइमरी किन्स होते हैं। और अगर ज्वाइंट फैमिली है, ये स्मॉल ग्रुप होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये स्मॉल ग्रुप होता है। लेकिन जब कभी कभी ज्वाइंट फैमिली भी देखने को मिलती है, जो कि पहले बहुत देखने को मिलती थी, अब कम देखने को मिलती है, तो उस केस में आपको सेकेंडरी किन्स भी देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी किन्स कब, इन केस ऑफ ज्वाइंट फैमिली में। ठीक है ना, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जिनमें कॉमन हाउसिंग है, कॉमन डाइनिंग है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही इनका खान पान होता है, उनके अंदर एक कंपेनियनशिप होती है। उसके साथ साथ उनमें जो किनशिप की अगर बात करें तो प्राइमरी किन्स और सेकेंडरी किन्स होते हैं, ज़्यादातर कन्फाइंड होते हैं प्राइमरी किन्स पर क्या बताया मैंने आपको कि भाई अगर ज्वाइंट फैमिली है तो सेकेंडरी किन्स भी होते हैं। समझा क्या, क्लियर है फैमिली का मतलब। ठीक है ना, फैमिली क्या करता है, फैमिली जो एक इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट होता है बच्चे के लिए, उसको प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है? तो फैमिली क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है जो कि क्या करती है, एक सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें बच्चा पलता बढ़ता है। समझ में क्या, जहाँ से बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज सीखता है, बच्चा बिहेवियरल पैटर्न सीखता है, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो सीखता है बच्चा। समझ में क्या, कहाँ से सीखता है, ये सब फैमिली से ही सीखता है। समझ में क्या, मतलब फैमिली क्या है, एक एलिमेंट ऑफ सोशलाइजेशन है ना, सोशलाइजेशन कराने के लिए एक जो एलिमेंट होता है वो है ये। ठीक, ठीक है ना, क्लियर है ना क्या बोल रहा हूं मैं। फैमिली क्या है, एक सोशलाइज टूल है जिससे क्या किया जाता है, सोशलाइजेशन किया जाता है। अब ये सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चे पर जब हम वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं, सोशल नॉर्म्स को इनकलकेट करते हैं, सही गलत बताते हैं, आपका बिहेवियर पैटर्न को रेगुलेट करते हैं, तो इसी को ही क्या बोल देते हैं हम, सोशलाइजेशन करना। ठीक है ना, ठीक।
ये सब में मिलेगा भाई, ट्राइबल में मिलेगा, रूरल में मिलेगा, अर्बन में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ कौन से ग्रुप पे नहीं मिलेगा। फैमिली एक यूनिवर्सल ग्रुप होता है, सब जगह आपको फैमिली मिलेगी, ठीक है ना। और सारे रिलीजियस में मिलेगा, हर रिलीजन के फॉलोवर में, हर टाइप के कल्चर में ये एक चीज आपको मिलने वाली, ठीक है ना। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो किनशिप होता है वो विद इन द फैमिली होता है, समझ में क्या। रिश्तेदारी जो बोलते हैं ना कि भाई रिश्तेदारी होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो किनशिप होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूरे सोसाइटी में अगर कहीं एग्जिस्ट होने को देखने को मिलता है तो वो फैमिली में ही होता है, समझ में क्या ना। कैसा बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, क्लियर ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो मिलेगा सोसाइटी में, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन सोसाइटी, वो कहाँ मिलेगा आपको, वो फैमिली में ही देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा इमोशनली अटैच लोग किससे होते हैं, अपने फैमिली से होते हैं, ठीक है ना। अब देखो समझाता हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, है ना। फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक। फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक पहला तो ये है कि एक बेसिक यूनिट है, समझ में आएगा, एक डेफिनेट ग्रुप है ये, ठीक है ना। एक बेसिक यूनिट है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, ये आप समझ लो, ठीक है ना। एक ग्रुप है ये, फैमिली में क्या मिलेगा आपको, ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना, कि भाई एक ग्रुप होता है, ठीक है। फंक्शन बाद में देखेंगे, अभी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, फंक्शन फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहले अभी क्या देख रहे हैं हम कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फैमिली काहे से फॉर्म होती है, फैमिली फॉर्म होती है कैसे, कंपेनियनशिप और एक हस्बैंड के और एक वाइफ के बीच में जो कंपेनियनशिप होता है उससे ये फैमिली क्रिएट होती है, समझ में। फिर जब ये कंपेनियनशिप एक हस्बैंड और वाइफ के बारे में जब इनके बीच में एक कंपेनियनशिप बनेगा, उसके बाद ये क्या करेंगे, चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर ऐसे करके फैमिली बनती है, समझ में। मतलब क्या बोल रहा हूँ, फैमिली एक क्या है, यूनिट है ना, ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। पहली बात तो ये रख लो, ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। उसके साथ साथ क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे फैमिली प्रोड्यूस होती है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है ना, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इनके बीच में क्या होगा, कंपेनियनशिप की भावना आएगी, ठीक है ना। जब मैरिज होगा तो इनके बीच में कंपेनियनशिप आएगा, कंपेनियनशिप के बाद क्या होगा, फिर चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे, है ना, चिल्ड्रंस आएंगे, तो फैमिली तैयार हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। अब हो सकता है कि फैमिली लिमिटेड हो, काहे में, हस्बैंड वाइफ में, समझ में ना, और उनके चिल्ड्रन में। और हो सकता है कि भाई फैमिली बहुत स्मॉल हो, है ना, भाई स्मॉल भी हो सकती है और फैमिली बहुत लार्ज भी हो सकती है। तो जो फैमिली है इसको हम साइज की अगर बात करें, फैमिली का जो साइज है वो स्मॉल हो सकता है, स्मॉल कब होता है, बहुत लिमिटेड, जिसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। लार्ज हो सकता है कब, जब फैमिली में बहुत सारे सेवरल जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो जॉइंट फैमिली वाला जो केस है उसको हम क्या बोल देते हैं, वो लार्ज फैमिली हो जाएगी, ठीक है। डन है ये। तो भाई आपको समझ में आ गया ना फैमिली कैसे बनती है। फैमिली ऐसे बनती है, स्टार्टिंग कैसे होगा कि भाई एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी की तरह एक्ट करेंगे। पहले एक लड़का होगा, एक लड़की होगा, उनके बीच में कंपेनियनशिप होगा, मतलब मैरिज होगा। मैरिज के बाद वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे, तो वहां से उनकी फैमिली तैयार हो गई। डन है ये। चलो अब क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, ठीक। कितने टाइप की फैमिली है, ठीक। पहला क्या बोल रहा हूं मैं भाई, अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं टाइमली टाइप्स ऑफ फैमिली की, तो अगर मैं बात करूं मैरिज की, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, कि शादी किस तरीके की हो रही, उसके आधार पर आप बोल सकते हो फैमिली कैसी हो सकती है। या तो पॉलीगैमस फैमिली होगी या तो मोनोगैमस फैमिली होगी। पॉलीगैमस समझ गए ना, बहुत सारी मम्मियां होंगी उसकी, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, पॉलीगैमस। मोनोगैमस मतलब एक ही मम्मी होगी, ठीक है। पॉलीगैमस समझ में आ गया ना। पॉलीगैमस फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली जिसमें इधर स्पाउस को अलाउ कर दिया जाता है कि भाई मोर देन वन स्पाउस आप रख सकते हो, ठीक है ना।
ठीक है, पॉलीगैमस बोल लो, पॉलीएंड्रस बोल लो। यहाँ पर एक पति होगा, बहुत सारी पत्नियां होंगी, यहाँ पर एक पत्नी होगी, बहुत सारे पति होंगे, उसके आधार पर एक फैमिली बन जाएगी। मोनोगैमस क्या होगा, जहां पर सिंगल स्पाउस होंगे, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ पर वन होंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, ये कहला गई ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, हमने पॉलीगैमस फैमिली बोल दी, पॉलीएंड्रस फैमिली बोल ली, मोनोगैमस फैमिली बोल। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस की अगर मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंस के आधार पर एक होता है पेट्रीलोकल, दूसरा होता है मैट्रीलोकल, तीसरा होता है बाईलोकल, और चौथा होता है नियोलोकल। अब ये चार टर्म है, इसको समझ लो, ठीक है। पेट्रीलोकल किसको बोलते हैं कि शादी के बाद अगर पत्नी अपने पति के हस्बैंड के फैमिली के साथ उसी के घर में रहती है तो उसको बोलेंगे पेट्रीलोकल फैमिली, समझ में क्या ना। पेट्रीलोकल फैमिली को क्या बोल रहे हैं कि भाई वो कैसी होती है, पेट्रियार्कल इन नेचर होती है, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, अपने हस्बैंड के घर जा रहे हो, उनकी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अब आप अपनी लाइफ जियोगे, समझ में क्या। तो कैसा होगा, पेट्रीलिनियल होगा और पेट्रियार्कियल होती है। पेट्रीलोकल का मतलब समझ में आ गया, पेट्रीलोकल का मतलब क्या होता है, पेट्रीलोकल का मतलब पत्नी अपने पति के घर जाकर के रहेगी, वहां के कस्टम के अकॉर्डिंग उसको रहना पड़ेगा। जब वहां के कस्टम के अकॉर्डिंग वो रहेगी तो वहां पे किसका दबदबा रहेगा, भाई मेल डोमिनेटेड होगा ना, भाई वहां पर जो हस्बैंड होगा मतलब वहां पर हस्बैंड डोमिनेटेड होगा, इसीलिए ऐसी सोसाइटी जो होती है कैसी होती है, ऐसी फैमिली क्या होगी, पेट्रियार्कियल होगी, प्लस ऐसी फैमिली पेट्रीलिनियन भी होगी। अब पेट्रीलिनियल का मतलब क्या होता है, पेट्रीलिनियल का मतलब ये होता है कि जो अथॉरिटी होगी, पावर्स होगी, वो किस पर लाई करेगी, मेल पर लाई करती है। इसके साथ साथ जो नामकरण होगा वो कहाँ से होता है, अपने पूर्वजों मतलब मेल की साइड से होगा, समझ में गया। इसके साथ साथ जो ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का वो भी कहाँ से होगा, अपने मतलब पिता की साइड से होगा। तो पेट्रीलोकल मतलब पत्नी कहाँ जाके रह रही है, कहाँ जाके रह रही है, अपने पति के घर, ठीक है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया, अगर वो पेट्रीलोकल फैमिली है तो क्या रहेगा, वहां पर पेट्रियार्कियल नेचर रहेगा, उसके साथ साथ पेट्रीलिनियल होगा। अब ये दो चीज क्या है अच्छे से डिटेल में आगे देखेंगे, बट अभी के लिए समझ लो, पेट्रियार्कियल मतलब होता है कि भाई सब कुछ पावर अथॉरिटी कहाँ पे रहेगी, मेल पर रहेगी। पेट्रीलिनियल मतलब लीनिएज, लीनिएज मतलब आपका नाम जो ट्रांसफर होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, कहाँ से ट्रांसफर होगी, वो पेट्री मतलब पापा की तरफ से, ठीक है। तो अब मैट्रीलोकल क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, हस्बैंड कहाँ जाकर के रहता है, फैमिली मतलब किसकी फैमिली में, जो वाइफ की फैमिली होगी उनके साथ जाकर के रहेगा। तो जस्ट ये अपोजिट हो गया ना पेट्रीलोकल फैमिली का। तो इस तरीके की फैमिली में मैट्रियार्कियल दिखेगा, है ना, मैट्रियार्कियल और मैट्रिलिनियल नेचर भी होंगी। मैट्रियार्कियल मतलब क्या होता है, पावर कहाँ पर लाई करेगी, वुमेन की लाइफ में, क्योंकि आप घर जमाई रह रहे हो, आप जब घर जमाई रहोगे तो भाई आपको दब के रहना पड़ेगा। तो मैट्रियार्कियल नेचर की होगी ऐसी फैमिली। और मैट्रिलिनियल मतलब जो नामकरण ट्रांसफर होगा, है ना, जो आपके लीनिएज फॉलो होगी मदर की साइड से फॉलो होगी, प्लस जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा मदर की तरफ से होगा, बच्चों में जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, बाई लोकल फैमिली। बाई लोकल फैमिली क्या है कि मैरिज के बाद कपल्स क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली रहते हैं, कभी पति के यहाँ रहेंगे, कभी पत्नी के घर में रहेंगे, समझ में आएगा। तो भाई अल्टरनेटिवली रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको इसमें क्या होता है, रेसिडेंस जो होता है चेंज होता रहता है फैमिली का, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाई लोकल में बाई मतलब दो होता है, दो मतलब क्या कि भाई अभी कुछ साल यहाँ रहेंगे, कुछ साल वहाँ रहेंगे, कुछ महीने यहाँ रह रहे हैं, कुछ महीने वहाँ रहे। तो ये ऐसा फैमिली होता है जहाँ पर जो मैरिड कपल होते हैं अपना रेसिडेंस अल्टरनेटिवली चेंज करते हैं, पहले यहाँ फिर वहाँ, फिर वहाँ फिर यहाँ, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नियो लोकल। नियो लोकल में क्या होता है, नियो लोकल में मतलब मैरिज के बाद दोनों ही पति और पत्नी ना तो पति के घर जाएंगे ना तो पत्नी के घर जाएंगे, अपने से सेपरेट इंडिपेंडेंट अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नियो लोकल। ये जो चलन है अब बढ़ रहा है, समझ में आ गया। नियो लोकल ये मॉडर्न है, ठीक है ना, ये मॉडर्न कंसेप्ट है, अब ये सब चीजों को
वो मिल रहा है कि भाई शादी किस बाद ना तो पत्नी अपने पति के घर जाती है, ना तो पति अपने पत्नी के यहाँ जा रहा है ना, और ऊपर के तीनों कोई भी मेथड फॉलो नहीं है, तो भाई सेपरेट अपना घर खरीदेंगे और वहां रहेंगे। समझ में गए? इसको क्या बोलेंगे? नियो लोकल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये तो क्या था? रेसिडेंस के आधार पर। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कि स्ट्रक्चर कैसा है आपकी फैमिली का, साइज कैसा है, साइज एंड स्ट्रक्चर कर लो, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो पहला होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन रहते हैं। समझ में गया? अनमैरिड चिल्ड्रन रहेंगे, ये बात याद रखना, ये नहीं कि शादी चिल्ड्रन रह रहे हैं और वो मैरिड हो गई तो फिर वो उनकी फैमिली कहलाएगी। समझ में गया? मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, जैसे कि क्या होता है आप लोगों में बहुत लोग ऐसे ही रह रहे हो न्यूक्लियर फैमिली, है ना, जो कई लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहे। आप इस समय मैक्सिमम जो फैमिली है कैसी रहती है? मम्मी पापा और बच्चे, बस खत्म। ठीक है ना, ये जो साइज होगा न्यूक्लियर फैमिली का बहुत स्मॉल होता है। प्लस ये ऑटोनॉमस होती है। ऑटोनॉमस मत होने का मतलब क्या होता है? अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो अपने डिसीजन ले सकती है। अगर जॉइंट फैमिली होता है तो भाई दादाजी से कंसल्ट करो, दादी जी भी माननी चाहिए, चाचा भी मानने चाहिए, तो भाई वहां पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर में, डिसीजन मेकिंग मैटर में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती है। बट यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली में एक फाइनेंशियल और अदर डिसीजन मैटर पे क्या होते हो आप? ऑटोनोमस होते हो। तो न्यूक्लियर फैमिली एक ऑटोनोमस यूनिट होती है। समझ में गया? यहाँ पर किसी भी एल्डर्स का कंट्रोल नहीं होता। समझ में गया ना भाई? आपके डिसीजन मेकिंग में ये सब चीजें आप पर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है? इसको और एक टर्म इसको और न्यूक्लियर फैमिली के अलावा प्राइमरी फैमिली भी बोल देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? ये कौन सा है, कौन सा सिस्टम समझ में आ रहा है? ये आपको जो अभी पढ़ा नियो लोकल, है ना। नियो लोकल मतलब क्या हो रहा है कि नए नए जो अभी शादीशुदा लोग हैं अपना सेपरेट रेसिडेंस बनाते हैं, अपने जो एल्डर्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट रहने का पूरा जोर लगाते हैं, और क्या करते हैं कि भाई यही चाहते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहे। तो ये जो नियो लोकल वाला है वो ज़्यादा जन्म दे रहा है इस चीज़ को, न्यूक्लियर फैमिली को। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ज्वाइंट फैमिली की, ज्वाइंट फैमिली की, तो ज्वाइंट फैमिली क्या है? ज्वाइंट फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सटेंडेड फैमिली। वहीं पर अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई न्यूक्लियर फैमिली को क्या बोलते हैं, क्या टर्म यूज किया अभी मैंने, इसको एक नाम से और बोलते हैं। अभी मैंने बताया ना, प्राइमरी फैमिली भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी फैमिली। ठीक, अब ज्वाइंट फैमिली क्या है? ज्वाइंट फैमिली का मतलब ये है कि ज्वाइंट फैमिली में भाई 3 से 4 जनरेशन एक साथ रहती है। समझ में गए? एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। ठीक है ना, यहाँ पर जो अब ये रहते कैसे हैं, फैमिली किस बेस पे रहती है? ये फैमिली आपके ब्लड टाइज जो होते हैं, ब्लड रिलेशन होती है, उसके आधार पर ज्वाइंट फैमिली होती है। समझ में गए? ये हिंदू सोसाइटी में बहुत मिलेगी। समझ में गए? यहाँ पर जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होंगे वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ज्वाइंट फैमिली समझ रहे थे? ज्वाइंट फैमिली में मैंने आपको क्या बताया? ज्वाइंट फैमिली को और हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक, ज्वाइंट फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली भी बोला जाता है। अब ये जो ज्वाइंट फैमिली होती है इसमें क्या होता है कि मल्टीपल जनरेशन्स के लोग होते हैं, है ना। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 3 से 4 जनरेशन के लोग रहते हैं। मतलब बच्चे रहते हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनके फिर ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो भाई ऐसे मतलब 3 से 4 जनरेशन एक साथ रहती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली, है ना। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसी को ही एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ठीक है ना भाई, इसमें मल्टीपल वो उसका पेरेंट होगा, वो उसका पेरेंट होगा, वो उसका पेरेंट होगा। मतलब क्या है? जो पेरेंट चाइल्ड का एक रिलेशनशिप है, अलग अलग जनरेशन के बीच में उनका एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है ना, ये जो फैमिली है ये बेस्ड काहे पर रहती है? ब्लड टाइज के आधार पर रहेगी, है ना। खून का रिश्ता होता है ज्वाइंट फैमिली में, जो लोग साथ में रहते हैं, है ना। देखो दादाजी रहेंगे, उनके उनके बच्चे रहेंगे, पिताजी रहेंगे, और उसका भी बच्चा मतलब बच्चा रहेगा, तो इनके बीच में क्या है? एक ब्लड रिलेशनशिप है। समझ में गए? ये हिंदू सोसाइटी का, हिंदू फैमिली का एक बहुत यूनिक फीचर था ये ज्वाइंट फैमिली, शुरू से ही। समझ में गए? इसमें क्या होता था? जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था उस फैमिली का, है ना, वो एज अ हेड रहता था।
ठीक है ना। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वो हेड ऑफ द फैमिली रहता था। सारी चीज यहाँ पर ऑथोरिटेरियन चलता था। ऑथोरिटेरियन मतलब सबसे ज्यादा से इस व्यक्ति का होता था। जो हेड ऑफ द फैमिली है, घर के सारे डिसीजन उसी के द्वारा लिए जाते थे, सारी पावर्स उसी पर लाई करती थी। समझ में गया। ज्वाइंट फैमिली में कॉमन रेसिडेंस, कॉमन किचन, ठीक है। फिर उसके साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी था, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल बॉन्ड्स, मतलब जो भी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म होते थे तो वो इस पूरी फैमिली के लिए कॉमन होते थे। इसके साथ साथ जो ऑब्लिगेशंस हैं, कोई भी ऑब्लिगेशन पूरी जॉइंट फैमिली के लिए होती थी, जिसमें रेसिप्रोसिटी होती थी, मतलब सबको रेसिप्रोकल वे में ये ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना रहता था, मतलब वो कलेक्टिविज्म रहता था इनके बीच में। इसके साथ साथ इनके जो भी सेंटिमेंट्स हैं वो इंडिविजुअल ना होकर के पूरी जॉइंट फैमिली के लिए मायने रखते थे, ठीक है ना। एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन होता है, जैसे माता पिता, बच्चे, उनकी पत्नियां, अनमैरिड डॉटर्स होंगी, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड मदर होगी, अंकल आंट, मतलब चाचा चाची सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, उनके बच्चे, ऐसे करके, ठीक। क्लियर है ना। ये अभी भी कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, तो एक चीज़ याद रखना, अगर वो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होगी, है ना। इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली को जन्म देता है। कैसे, क्योंकि भाई अभी देखेंगे आगे कैसे, ठीक है। लेकिन जो रूरल इकोनॉमी होगी, अग्रेरियन इकोनॉमी होगी, उसमें आपको ये वाला ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम मिलेगा। इसीलिए आप अर्बन एरियाज में अगर आप ज्वाइंट फैमिली देखना चाहोगे तो आपको हार्डली एक दुख के केस मिलेंगे, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी आपको जो ये ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट है वो देखने को मिलता है। समझ में गया ना। तो भाई ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट कहाँ से ज़्यादा आपको मिलेगा देखने को, तो वो है रूरल एरियाज में। कहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वो है अर्बन एरियाज में। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, हाँ मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये एक क्लासिफिकेशन हमने देख लिया साइज और स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन, चौथा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, है ना। अथॉरिटी किसके पास रहती है, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या हो गई, पावर हो गई, यहाँ पे पावर की सेंस में बोल रहा है, ठीक। अब ये अथॉरिटी किसके पास है, तो उसके आधार पर हम डिवाइड करते हैं। एक होता है पेट्रियार्कियल फैमिली और एक होता है मैट्रियार्कियल, ठीक। पेट्रियार्कियल फैमिली और मैट्रियार्कियल फैमिली, ये नेक्स्ट है आपकी, ठीक। अब ये पेट्रियार्कियल फैमिली और मैट्रियार्कियल फैमिली में क्या है, अब देखो पेट्रियार्कियल फैमिली किसको बोलते हैं, ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर जहां पर सारे पावर किसके पास होते हैं, भाई जो फादर होते हैं, समझ में गया, फादर के पास, मतलब मेल डोमिनेटेड होगा, दादाजी के पास होगा या पिताजी के पास होगा, ठीक है ना, जो भी फैमिली का हेड होता है, मतलब सारे पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ पेट्रियार्क और फादर इज नोन एज पेट्रियार्कियल फैमिली। क्लियर है ये बात, समझ में गया ना। जैसे कि टाइप जो फैमिली अथॉरिटी होगी, जो भी एल्डेस्ट मेल होगा आपके घर में, समझ में, कई बार दादाजी होते हैं, कई बार पिताजी होते हैं, जो भी एल्डेस्ट मेल होता है उनके पास पूरी फैमिली से रिलेटेड सारे डिसीजन वो ले लेते हैं। फैमिली रिलेटेड सारी पावर किसके पास होगी, जो भी एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा उस फैमिली में, समझ में गया ना, ठीक है ना। वो जनरली कौन होते हैं, या तो फादर होंगे या तो ग्रैंड फादर होंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना। अगर मान लो जॉइंट फैमिली है तो फिर हो सकता है ग्रैंडफादर हो, ठीक है ना। और अगर ये न्यूक्लियर फैमिली है तो कौन होते हैं, फादर हो जाते हैं। उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, सारे मेंबर्स उनकी बात मानते हैं, सारे मेंबर्स को वो कन्विंस कराने का उनके पास पावर होता है, और एक्चुअली वो कन्विंस नहीं कराते हैं, मतलब वो एक तरीके से डिक्टेट करते हैं, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें मानी जाती, ठीक है ना। पूरी फैमिली प्रॉपर्टी उन्हीं को, सारे डिसीजन उन्हीं से लिए जाएंगे, पूरी फैमिली प्रॉपर्टी उन्हीं को बिलोंग करती है, सारे डिसीजन बिना उनकी मर्जी के नहीं लिए जाते। तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोल देते हैं, पेट्रियार्कियल फैमिली। मान लो कि भाई मान लो अब उस व्यक्ति की डेथ हो गई, तो उस व्यक्ति के डेथ के बाद जो भी एल्डेस्ट सन अब आएगा, मान लो पिताजी हैं, पिताजी के डेथ होने के बाद अब जो उनका सबसे बड़ा बेटा होगा, ये अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाती है उस व्यक्ति में, समझ में गया। तो ये अथॉरिटी मतलब अब वो जो जो चीज़ वो देखते थे, जो चीज़ वो ये सारा फंक्शन को परफॉर्म करते थे, अब सारे अथॉरिटी किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी, ये जो एल्डेस्ट सन होगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो मतलब यहाँ पर द फैमिली डिसेंट को क्या है, फादर लाइन के पे, फादर लाइन से है, फादर फिर उसका सन फिर उसका सन, ऐसे करके होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें क्या बताया था मैंने, ऐसी फैमिली में एक्चुअली में होता क्या है, मान लो पत्नी है,
तो पत्नी यहाँ पर रहती है आकर के, समझा क्या ना। आप मैरिज के बाद पत्नी इनके घर में आकर के रिसाइड करती है, क्लियर ना, ठीक है ना। जॉइंट फैमिली जो सिस्टम था वो फाइन एग्जांपल है आपका पैट्रियार्कियल फैमिली का, ठीक है ना। जॉइंट फैमिली जो था यूनिक फीचर शुरू से ही हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली में अपने बड़े बुजुर्गों की बात को कोई कटाक्ष नहीं करता था, तो शुरू से ही जॉइंट फैमिलीज का एक्सेलेंट एग्जाम्पल था हमारे शुरू से ही, एक्सेलेंट एग्जाम्पल। फीचर्स क्या क्या है याद रखना, आफ्टर मैरिज वाइफ कहाँ जाती है, हस्बैंड के घर, ठीक है ना, हस्बैंड के यहाँ रहती है, तो इसीलिए इसकी पोजीशन भी जो होती है वो कम होती है, इसकी पोजीशन ज़्यादा होती है। वहीं पर मैट्रियार्कियल में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मैट्रियार्कियल मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ पैट्रियार्कियल फैमिली। यहाँ पर क्या होगा, फैमिली में पावर अथॉरिटी किसके पास होगी, एल्डेस्ट जो फीमेल मेंबर होगी, वहां पर एल्डेस्ट मेल था, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बेटी होगी उस पर ये सारी चीज रहेगी, समझ में गया। अब वो हो सकता है दादी हो आपकी, या हो सकता है अगर दादी नहीं है तो आपकी माँ हो जाएंगी, और माँ नहीं है तो भाई माँ भी नहीं है तो फिर आपकी पत्नी हो जाएगी, समझ में गया ना। तो भाई ये यहाँ पर सारी अथॉरिटी कौन एक्सरसाइज करता है, मतलब फीमेल करती हैं, वो भी जो सबसे बड़ी होंगी वो, ठीक है ना, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, अथॉरिटी होगी, बाकी अदर मेंबर्स को लेकर के, अदर मेंबर्स जो होंगे फैमिली के वो उनकी बात मानेंगे, समझ में गया। उनको कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, है ना। एक तरीके से वो डिक्टेट करेंगी आपको, भाई ये करना है वो करना है तो फिर आपको करना पड़ेगा। सारी फैमिली की प्रॉपर्टी कौन ओन करेगा, तो भाई वही जो भी एल्डेस्ट फीमेल होगी वही ओन करेगी, समझ में गया ना। इनका जो फैमिली डिसेंट है वो कहाँ की तरफ से होगी, वहां पे बताया था फैमिली का जो डिसेंट होगा वो कहाँ से होगा, फादर की साइड से होगा, बट यहाँ पर जो फैमिली डिसेंट होगा वो कहाँ से होगा, मदर की साइड से होगा, समझ में गया। हेडशिप, अगर मान लो कि मदर की डेथ हो गई तो फिर वही बात, जैसे वहां पे पिता की डेथ हो रही थी तो अगले सबसे बड़े बेटे के पास ट्रांसफर हो जाती थी, वैसे ही हेडशिप जो ट्रांसफर हो जाती है कहाँ पर, मदर की तरफ, समझ में आएगा, जो भी एल्डेस्ट डॉक्टर थे, जो भी एल्डेस्ट डॉक्टर। हस्बैंड क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट रहते हैं वाइफ के, समझेगा। मैट्रियार्कियल फैमिली में क्या होगा, यहाँ पर पति जनरली क्या होते हैं, पति पत्नी के यहाँ जा करके रहते हैं, इसलिए उनका जो डोमिनेशन होता है हस्बैंड का कम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, हस्बैंड जा करके रहते हैं पत्नियों के घर में, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा, इनका डोमिनेंस ज़्यादा होगा, इनका डोमिनेंस कम होगा। तो यहाँ पर हस्बैंड सबऑर्डिनेट होते हैं मतलब अपनी वाइफ के, यहाँ पर वाइफ सबऑर्डिनेट होती है अपने हस्बैंड के प्रति, समझ में गया ना, क्लियर है ना। अब ये वाला फैमिली कहीं देखने को मिलता है, हाँ, तो जो नायर्स हैं केरला के, समझ में गया, फिर गारो खासी ट्राइब्स है जो असम की, वहां पर ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं देखने को मिलती। ये नायर्स हैं जो केरल में, वहाँ आपको मिलेगा ये एग्जाम्पल देखने को। इसके अलावा गारो खासी, ये जो है आपकी गारो खासी, ठीक है ना, मेघालय असम इस वाले रीजन में जो रहते हैं, है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई अब ऐसे अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा हो तो एक थोड़ा सा वो वाली अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, रामलीला अगर आपने देखी होगी तो उसमें वो जो औरत होती है उसका आप पावर देख लेते हैं तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। खैर वो टेक्निकली इनकरेक्ट है बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। तो वहां से आप समझ सकते हो कि रामलीला अगर मूवी देखी होगी तो वहां पर वो जो दीपिका की जो मदर होती हैं जो भी होती हैं उनकी अथॉरिटी से आप समझ सकते हो कि भाई वो ऐसा कुछ रुतबा रहता है, ऐसा कुछ पावर्स रहती हैं, क्लियर है। अब वही मैं आपको बोल रहा था कि भाई अभी हमने डिसेंसी देखी कि डिसेंट कहाँ से माना जाता है, तो बोला था मैं आपको मदर की साइड से हो सकता है या पिता की साइड से होता है, तो उसी के आधार पर नेक्स्ट 5वां क्लासिफिकेशन आपका क्या है, उसी के आधार पर जिसको बोलते हैं फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, ठीक, डिसेंट के आधार पर। तो सबसे पहला जिसको बोलते हैं पैट्रीलिनियल, पैट्रीलिनियल फैमिली, और दूसरा बोलते हैं जिसको मैट्रीलिनियल फैमिली, ठीक। अब ये पैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल क्या है, यहाँ पर एंसेस्ट्री, यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं भाई आपका, हम वंशज देखते हैं कि आपका जो नामकरण हो रहा है, समझेगा, क्लियर है ना, आपका जो नामकरण होता है वो मदर के साइड से आपकी डिसेंसी कैरी आउट होगी कि फादर के साइड से होगी। देखो ये है आपका, ये मदर है ये फादर है, ठीक है ना, ये फादर है
ये मदर है, ठीक। अगर आपका ये जो एंसेस्ट्री चेक करते हैं, है ना, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, आपकी एंसेस्ट्री मतलब आपकी पहचान, जो बात करो पहचान की, एंसेस्ट्री, ठीक है ना, आपकी ये जो एंसेस्ट्री की बात कर रहा हूँ या फिर मैं आपकी डिसेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी पहचान का हम ट्रेस करें अगर ओरिजिन, अगर वो मदर के साइड से है या फादर के साइड से है, ये देखते हैं, समझ में गया कि भाई वो फादर की साइड से वो जा रहा है या फिर मदर की साइड से हो रहा है, इसकी तरफ से या इसकी तरफ से, तो उसी के आधार पर ये मैं बोल रहा हूँ आपको, जो फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट मतलब एंसेस्ट्री डिटरमाइन करते हैं, अगर वो फादर लाइन हुआ है ना, जिसका हमारा ये जो एंसेस्ट्री है वो कंटिन्यू हो रहा है फादर के साइड से, अगर ये फादर के साइड से एंसेस्ट्री कंटिन्यू हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैट्रीलिनियल फैमिली। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी होगी, है ना, जो प्रॉपर्टी होगी और जो फैमिली का नाम होता है वो इनहेरिट होगा बच्चे को, कहाँ से, पापा की तरफ से अपने, ठीक है ना, इस बच्चे की फैमिली का जो भी नाम होगा, नेम, है ना, और इस बच्चे का जो भी क्या बोलते हैं उसको, नेम के साथ साथ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टी और फैमिली नेम, ये इनहेरिट किया जाएगा, कहाँ से, ये आपको इनहेरिट किया जाएगा फादर के साइड से, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर साइड। अगर ऐसा होता है तो पैट्रियार्कियल होता है। कई बार भी देखा होगा ना यार, जो सरनेम रखते हैं, मम्मी किसी और सरनेम लिखती थी और अब शादी हो गई तो फिर वो पापा का सरनेम निकले रखती हैं, उसके बाद आप भी अपने पापा का सरनेम लिखते हो, है ना, तो ये है क्या कि नेम जो होगा और जो सरनेम होगा वो पापा की साइड से रहता है, प्रॉपर्टी जो आपको ट्रांसफर होने वाली है वो पापा की साइड से होगी, मम्मी वाली ट्रांसफर नहीं होगी प्रॉपर्टी, समझ में आ गया, वो मम्मी वाली ट्रांसफर कहाँ हो जाती है, वो उनके जो भाई होंगे उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना, तो ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो नाम को लेकर के, है ना, फैमिली के नाम को लेकर के, प्रॉपर्टी को नाम को लेकर के, ये कहाँ से इनहेरिट की जाएगी, पापा की साइड से अगर की जाती है तो पैट्रिलिनियल हो गया, समझ में गया ना, ठीक है ना, और वो कब होती है याद करो, मैंने क्या बताया था, जब मम्मी पैट्री लोकल फैमिली होगी जब होगा ना, है ना, और जब मम्मी पापा के घर में आकर के रहेंगी तब ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन वही मैं बात करूं किसको, जिसको मैं क्या बोल रहा था, पैट्री लोकल फैमिली होगी, इसके साथ साथ पैट्री लोकल के साथ साथ अगर वो पैट्रीलिनियल फैमिली है तो याद बताओ उस घर में दबदबा किसका होगा, आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कहाँ से कर रहे हो, आप कर रहे हो क्या भाई फादर के साइड से, तो फिर वो फैमिली का नेचर भी कैसा हो जाएगा, पेट्रियार्कियल है। तो अब तीन चीज यहां पे समझो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक है पेट्री लोकल, है ना, पेट्री लोकल, एक है पेट्रीलिनियल और एक है पेट्रियार्की, है ना, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें एक फैमिली अगर पेट्री लोकल है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि वो पेट्रीलिनियल भी होगी और वो पेट्रियार्की है, अगर पेट्रियार्की है तो पेट्रीलिनियल होगी और वो पेट्री लोकल भी होगी, अगर पेट्रियार्की है तो पेट्रीलिनियल है तो पेट्रियार्की भी होगी और पेट्री लोकल भी होगी, आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है ना, अगर पेट्री लोकल की बात कर रहा हूँ, लोकल मतलब ये रेसिडेंस से लेना देना है इसका, कौन कहाँ जा करके रह रहा है, पेट्री मतलब पापा के यहाँ आकर के मम्मी रहेंगी, पेट्रीलिनियल मतलब क्या होता है, लीनिएज मतलब डिसेंट चेक करते हैं, डिसेंट या फिर एंसेस्ट्री, है ना, डिसेंट या फिर एंसेस्ट्री, और पेट्रियार्कल का लेना देना काहे से, अथॉरिटी से, है ना, आपकी पावर से, क्लियर है, तो भाई ये कीवर्ड और ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ये समझ लें। तो वापस आते हैं अपन कहाँ पे, यहाँ पे। अब मैट्रिलिनियल फैमिली क्या होगी, मैट्रिलिनियल जस्ट अपोजिट हो गई पैट्रिलिनियल फैमिली का, यहाँ पर डिसेंट, आपका जो डिसेंट और एंसेस्ट्री डिटरमाइन करते हैं फादर की लाइन से करेंगे कि मदर की लाइन से करेंगे, तो मदर की लाइन से करेंगे, इसलिए इसको मैट्रिलिनियल फैमिली बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगा और फैमिली नेम होगा वो कहाँ से इनहेरिट होगा, मदर की लाइन से होगा, मदर के साइड से होगा, है ना, क्लियर ना, यहाँ पर जो राइट होता है वो ट्रांसफर होता है माँ से बेटी में, है ना, जो माँ का राइट था अब वो ट्रांसफर हो जाएगा बेटी में, है ना, वुमेन क्या होगी, वुमेन होगी एंसेस्टर, वो एंसेस्टर देखा जाता है वुमेन है कि भाई वुमेन का एंसेस्ट्री चेक की जाती है, समझ में आएगा, मैट्रिलिनियल फैमिली अगर है तो आप दिमाग लगा सकते हो मैट्री लोकल होगी और मैट्रियार्कियल नेचर की हो जाएगी, है ना, जैसे यहाँ पे अभी क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर पेट्री लोकल, मैट्री लीनियल और पेट्रियार्की, वहीं पर अगर मैं बात करूँ एक हो गया मैट्री लोकल
एक हो गया मैट्रिलिनियल और एक हो गया आपका मैट्रियार्की। इसका लेना देना किससे है? पावर एंड अथॉरिटी से, है ना, इससे लेना देना। इसका लेना देना किससे है? डिसेंट या फिर एंसेस्ट्री। ठीक है। मैट्रिलोकल का मतलब क्या है? मतलब बता दिया आपको, रेसिडेंस से लेना देना है इसका। सीधी बात है, जिसके यहाँ जो जाके रहेगा उसकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। तो मैट्रिलोकल यहाँ मतलब हस्बैंड आकर के रह रहे हैं इधर पे, तो भाई पावर, फिर डिसेंसी कहाँ से देखेंगे? भाई मदर की साइड से देखेंगे, हस्बैंड की साइड से क्यों देखेंगे? पावर भी किसके से रहेगी? मदर की साइड से रहेगी, मतलब फीमेल के पास रहेगी। तो बस अपना फॉर्मूला था, बेसिक फंडा था, वो हमने समझ लिया। क्लियर है ना? सेम है, जस्ट उसका अपोजिट कर दो। क्लियर है मेरी बात? क्या बोल रहा हूँ? तीनों टर्म समझ में आ गया ना? मैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल, ये सब जो भी फैमिली हमने देखा था, ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि कितने भी तरीके की फैमिली अगर आपको बोले, कहीं भी कोई सा भी वर्ड यूज हो तो आप उतना समझ सको, ये हमने देख लिया, है ना भाई? इतना हमने समझ लिया कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। मैट्री मतलब मदर से, पैट्री मतलब पितृ, पितृ से पैट्री आया है, समझ में आ गया ना? पितृ बोलते थे ना, तो पैट्री हो गया वो। ठीक है ना? माद्र होता है, माद्र, माद्र मतलब होता है मदर। ठीक है ना? तो माद्र से ये मैट्री आ गया। ठीक है ना? तो ये याद रखना आप। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई फंक्शंस क्या है फैमिली के। फंक्शंस, अब एक फैमिली का क्या फंक्शन होता है? अगर मैं बात करूं फैमिली ऑफ फंक्शन, तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। एक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, ठीक है ना? प्राइमरी फंक्शन जो उसका रोल होता है, प्राइमरी फंक्शन कुछ रोल होंगे, और दूसरा होता है कि जिसको बोल देते हैं सेकेंडरी फंक्शन। ठीक। अब ये समझना है प्राइमरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं कि भाई रियरिंग ऑफ चाइल्ड करना। समझ में आ गया? चाइल्ड है, इसको सोशलाइज करना, इसका पालन पोषण करना। ठीक है ना? इसका सोशलाइज। और सोशलाइजेशन क्या होता है? चाइल्ड क्या होगा? देखो, चाइल्ड है, ये समय टाइम में बढ़ेगा, है ना? टाइम में बढ़ेगा। अगर इसको हमने अच्छी अच्छी वैल्यूज नहीं सिखाई, है ना, इसको अच्छी अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करना, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी आदतें सिखाना। समझ में आएगा? ओवर द टाइम अगर हमने ये नहीं समझ, इसको सिखाई, अच्छी वैल्यूज नहीं इनकलकेट की, तो ये बच्चा आगे समाज के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फैमिली क्या होता है? वैल्यू इनकलकेट करना, सही बात, गलत बात, तर्क वितर्क, ये सब चीज उसको समझाना। ठीक है ना? इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम जो वैल्यू इनकलकेशन करते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं? सोशलाइजेशन। अब ये जो सोशलाइजेशन हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है ये? ताकि वो समाज के लिए भाई एक खतरा ना रहे, समाज में उसका कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे, इसीलिए सोशलाइजेशन कराया जाता है। ठीक है ना? तो चाइल्ड का सोशलाइजेशन करना, सोशलाइजेशन करोगे तो अब चाइल्ड का रियरिंग करोगे ना, रियरिंग करोगे, रियरिंग करोगे। ठीक है ना? उसके अलावा प्राइमरी रोल होता है कि बच्चे पैदा करना फैमिली का, है ना, वंश बढ़ाना। ठीक है ना? जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड, प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड। ठीक। उसके साथ साथ ये क्या है? कल्चर ट्रांसमिशन, कल्चर को ट्रांसफर करने का फैमिली एक क्या होता है? टूल है ना? टूल फॉर कल्चरल ट्रांसमिशन, है ना? कल्चर को एक जगह से दूसरा भेजने के लिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए क्या है? ये एक तरीके का क्या है? टूल है। वही मैं बोल सकता हूँ अभी जो मैंने आपको बताया सोशलाइजेशन, मतलब ये क्या है? एक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है ना? सोशलाइजेशन करवाता है भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सारे पॉइंट जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। उसके साथ साथ मैं क्या बताया कि भाई ये सोशल कंट्रोल के लिए भी होता है। ठीक है ना? ये क्या है? एक एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल है, एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल मतलब क्या होता है कि भाई इंसान पर चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है फैमिली। भाई आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, बट क्या करोगे आप? जब सोचोगे कि भाई हमारी फैमिली पीछे है, तो आप वो सब चीजें नहीं करोगे। प्लस अगर मान लो चोरी चकारी आप करना चालू करते हो, तो फैमिली आपको पनिश करती है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से वो क्या करती है? जिसको बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छे काम करोगे तो आपको अप्रेज करेगी, और बुरे काम करोगी तो आपको पनिश करेगी। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट के मेथड से वो क्या करती है? सोशल कंट्रोल बनाए रखती है।
ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है उसके प्राइमरी फंक्शन हो गए, ठीक है ना। तो प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या है कि भाई सोशलाइज करना एलिमेंट है, एक कल्चरल टूल का, कल्चरल ट्रांसमिशन का एक टूल है, सोशलाइजेशन करने के एक एजेंट है, सोशल कंट्रोल करने के लिए एक एजेंट है, समझ में आ गया ना। तो भाई ये सब क्या है प्राइमरी फंक्शन होते हैं उसके। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है जिसको मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन का ये है कि भाई फैमिली क्या हो गया, अब एक कंजम्पशन यूनिट बन गई है, ठीक है ना। फैमिली एक कंजम्पशन यूनिट थी, पहले ये एक प्रोडक्शन यूनिट थी, प्रोडक्शन यूनिट थी तो क्या करती थी, प्रोड्यूस करती थी। अब ये क्या कर रही है, प्रोड्यूस नहीं करती है, ये क्या करती है, सिर्फ कंजम्पशन करती है। इसमें होता क्या है, मेंबर्स क्या करते हैं, एंगेज हो जाते हैं अर्न करने में। अर्न करने के कारण क्या होता है, ताकि वो अर्न करें, ताकि आपकी सोशल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द फैमिली हो। तो भाई उससे क्या होता है, जो सारे आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोई मतलब सबको वेलबींग अच्छे से बढ़ जाए, यही फैमिली चलती है ना। फैमिली तो यही चाहती है कि भाई मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर हो सबका सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग हो। तो वही इकोनॉमिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है फैमिली में, फैमिली में मान लो 2-3 लोग काम करने वाले नहीं है और सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं, है ना, और बाकी लोग काम करने वाले नहीं है, तो वो तो 3-4 लोग जो काम नहीं कर रहे उनका उनको वो कौन कर देगा, पूरा मतलब कोऑपरेट कर देगा जो लोग काम कर रहे हैं। तो नहीं तो अगर ऐसा होता, फैमिली नहीं होती, तो फिर दुनिया में हर व्यक्ति को काम करना पड़ता, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, है ना। तो इकोनॉमिक फंक्शन क्या हो गए, भाई जो काम नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी हम क्या कर दे रहे हैं कि भाई 2 लोग काम करके उनका कंपनसेट कर देते हैं, समझना क्या ना। तो क्या हो गया है इकोनॉमिक फंक्शन में, पहले तो ये समझना है कि भाई अब हम एक कंजम्पशन यूनिट बन गए हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट की बजाय, प्रोड्यूसिंग यूनिट होते तो भाई अर्निंग होती थी, लेकिन अब क्या होता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम एक कंजम्पशन यूनिट हो गए हैं। कंजम्पशन यूनिट में मेंबर एंगेज हो जाते हैं अर्निंग वेजेस में, समझ में आएगा, ताकि सारे फैमिली के हर एक मेंबर का वेलबींग सुनिश्चित हो, ठीक है ना। तो उसके लिए एक रोल हो जाता है, इक्वली शेयर हो जाता है। इसके साथ साथ इकोनॉमी में ही देखोगे आप, इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाता है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे देखो वही फैमिली के लोग अगर अलग अलग रहते, तो मान लो एक फैमिली में 5 लोग हैं और वो लोग 3 फैमिली बना करके रह रहे हैं, ठीक है ना, 3 फैमिली अलग अलग फैमिली बना के रह रहे हैं, अलग अलग घर में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, अब जो राशन वगैरह लाएंगे वो मान लो कि भाई 10,000 का पड़ रहा है तीनों का 1 महीने का, लेकिन अगर एक ही फैमिली में रहते तो अब वो क्या करते, तो 7,000 में भी काम चला सकते, क्योंकि बल्क में जब चीजें आती तो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। इकोनॉमी जब कोई चीज खाना सोचो, अब एक ही बार में गैस उतना ही जलेगा, है ना, अभी अलग अलग घर में अलग अलग गैस जल रही है, अब मान लो एक ही घर में रहते तो एक हॉल होता, लाइट भी कम लगता। अब क्या है, अलग अलग घर में सब में अलग अलग हॉल होंगे, तो उनके लिए क्या होगा, ज्यादा अगर आप जोड़ोगे तो उसका अलग बिजली बिल, उसका अलग बिजली बिल, इसका अलग बिजली बिल। अभी एक साथ रहते तो क्या होता, एक साथ रहते तो भाई एक ही हॉल का बिजली बिल आता। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल से अगर हम देखें तो पैसा कम हो जाता है, तो भाई ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता पूरी फैमिली के लिए, समझ में क्या ना। बट ये चीज तो अब ब्रेक होने लगी है, आपको भी पता है, मॉडर्न वैल्यूज, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के एरा में सब अलग अलग रहते हैं, तो भाई ये इकोनॉमी ऑफ स्केल वाली बात थोड़ा सा फीकी पड़ जाती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एजुकेशनल फंक्शन। एजुकेशनल फंक्शन, अब ये एजुकेशनल फंक्शन क्या है, फैमिली क्या करती है, बेसिस बनाती है चिल्ड्रन के लिए, अपने चाइल्ड के लिए, ताकि वो फॉर्मल लर्निंग करे। घर में बच्चा इनफॉर्मल वे में सीखता है ना, समझता है, अपनी माँ से वो सब चीजें बोलना पढ़ना ये सब चीज समझता है इनफॉर्मल वे में। लेकिन जब वो एक बार स्कूल जाना चालू कर दिया तो भाई अब उसको फॉर्मल लर्निंग उस पर इनकलकेट की जाएगी। तो फॉर्मल लर्निंग तो तब बाद में होगी ना, पहले बच्चे सीखते हैं बोलना पढ़ना कि ये ए है ये बी है, वो तो स्कूल में भले ही आप बाद में फॉर्मल तरीके से सीखो, बट उसकी लर्निंग तो स्टार्टिंग में ही हो सकती है ना। क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग वो स्टार्टिंग में ही डेवलप हो जाती है फैमिली स्टेज में। जब वो थोड़ा सा समझता है, वो समझने लगता है कि भाई ये खाने की चीज है कि नहीं है, ये छूने की चीज है कि नहीं है, समझ में आ गया, ये क्या है, उससे क्या कैसे, क्योंकि फैमिली बेसिस प्रोवाइड करती है। कोई भी चिल्ड्रन जब एक फॉर्मल लर्निंग की तरफ बाद में जाने वाला है तो उसके लिए एक इनफॉर्मल लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। फैमिली क्या करती है, बेसिक ट्रेनिंग देती है, काहे में, सोशल एटीट्यूड को लेकर के, हैबिट्स को लेकर के, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। तो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बच्चे में एजुकेशनल इनफॉर्मल एजुकेशन इनकलकेट करने में, समझ में गए, सेकेंडरी रोल हो गया। थर्ड क्या बोल रहा हूँ, थर्ड बोल रहा हूँ रिलीजियस फंक्शन। रिलीजियस फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या किया जाता है, जो रिलीजियस वैल्यूज होती हैं, है ना, वो इसमें इनकलकेट की जाती है। भाई बताया जाता है ना कि भाई ये भगवान है, इनके सामने नतमस्तक होना है, समझ में आएगा, ये ऐसा बोलते हैं अगर आप गलत काम करोगे तो भगवान पनिश करेंगे, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। एक्चुअली में हम क्या अपनी जो रिलीजियस बिलीफ्स है, रिलीजियस टीचिंग्स है, उसको बच्चे में क्या कर रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं। मतलब फैमिली क्या है, सेंटर है, सेंटर एज अ सेंटर एक्ट करता है। सेंटर काहे का, जो भी रिलीजियस ट्रेनिंग हम बच्चे को देते हैं, मतलब बच्चा क्या होता है, रिलीजियस वैल्यूज सीख रहा है, मतलब उसकी क्या हो रही है, बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है। तो बच्चे को ये जो रिलीजियस ट्रेनिंग दे रहे हैं हम कहाँ देते हैं, ये सब कहाँ सीखता है वो बच्चा, है ना, मंदिर में तो छोड़ नहीं देते उसको, फैमिली ही सिखाती है, समझना क्या ना। वो बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स की जो भी रिलीजियस वर्च्यूज होती हैं, जो भी रिलीजियस वैल्यू है, उनको देख करके बच्चा सीखता है ना, पूजा करना, ठीक है ना, पूजा पाठ करना, ये सीखता है कि भाई इसके साथ साथ जो अच्छी अच्छी बातें होती है रिलीजियस में, आप अपने रिलीजन में, उन सबको इनकलकेट किया जाता है बच्चे में। तो वहां से ये रिलीजियस फंक्शन का भी एक रोल हो जाता है फैमिली में। क्यों, क्योंकि वो एज अ सेंटर एक्ट करती है फैमिली, काहे के लिए, एज अ सेंटर, जो भी रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को वहां से। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ, नेक्स्ट फंक्शन जो है उसको हम बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं रिक्रिएशनल फंक्शन। रिक्रिएशनल मतलब समझते हो, रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट मतलब देखो कि भाई पेरेंट्स बच्चे आपस में एंगेज रहते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे कि इंडोर गेम्स खेलना, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, चुटकुले वगैरह सुनाना, ठीक है, फिर उसके बाद आपस में कहानियां वगैरह शेयर करना, अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बातें शेयर करना। तो इससे क्या होता है, रिक्रिएशनल होता है। और सबसे बड़ी बात, लोग एंगेज रहते हैं, एंगेजमेंट बना रहता है। इससे क्या होगा, एंगेजमेंट बना रहेगा। एंगेजमेंट बनने होने से क्या होता है भाई, एक तरीके का साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिलती है लोगों को। आजकल लोग साइकोलॉजिकल रूप से इतने कमजोर क्यों होते हैं, बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली के साथ नहीं रहते। सबको चस्का लगा रहता है कि भाई अकेले बाहर रहना। बाहर रहने से क्या होता है, आप एक सोशल एनिमल हो, आपको इंटरेक्शन चाहिए, आपको सोशलाइजेशन चाहिए, समझ में आ गया, आपको सोशल इंटरेक्शन चाहिए। आप अपनी बातें नहीं रख पाते हो, शेयर नहीं कर पाते हो किसी से भी, अकेले आइसोलेटेड मैनर में रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाता है, समझेगा। देखना, जो एक अच्छी खासी एकदम अगर हैप्पीली फैमिली है, जहां पर आपस में सबका इंटरेक्शन होता है, सब मिलजुल करके बात करते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, फैमिली अच्छे से शेयर करते हैं सारी बातें, तो वहां पर आपको कभी ये सब केसेस नहीं देखने को मिलेंगे, एनएग्जाइटी और ये सब, ये जो डिप्रेशन वाले के, ये जो भी फालतू के आजकल के ये जो चीजें आज इमर्ज हो रही है ना, ये सब क्यों, क्योंकि फैमिली का रोल कम होता है जब, तब फिर भाई आप वहां की तरफ जाओगे, कहाँ की तरफ, ये डिप्रेशन की तरफ, क्योंकि आपको ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है ये सब आप कर नहीं पाते हो। जब ये सब कर नहीं पाते हो तो फिर आपका दिमाग क्या होता है, भारी हो जाता है, वो मतलब एंटी सोशल एक्टिविटीज और मतलब साइकोलॉजी रूप से वो कमजोर होने लगता है, बीमार होने लगता है। समझ में आ गया। कभी सुना है ना किसी को होम सिकनेस होती है, ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता, उसका क्या रीजन है, उसका ये है कि उसके फैमिली में उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उसको बहुत अच्छा एक एंगेजमेंट मिलता है, बहुत अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिफ्रेशमेंट होता है उस व्यक्ति का। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, समझ में गया ना। तो ये सब कुछ सेकेंडरी फंक्शन देख लिया हम लोगों ने, काहे के, फैमिली के। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अब देख लें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं फैमिली में, ठीक है ना। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या हुए। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन फैमिली सिस्टम। ठीक, स्ट्रक्चरल चेंज। अब ये मैं आपको यहाँ पर जो भी ये चेंजेस क्या हो गए, ये अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, है ना, ट्रेडिशनल सोसाइटी बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल फैमिली, और आज की कंटेम्पररी समय में जो है फैमिली है। और ये क्या बदला, टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा। टाइम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर टाइम बढ़ने के साथ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आया, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। तो हम क्या हो गए, एक जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारी सिविलाइजेशन भी बदलने लगी, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के एडवेंट के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको पता है एलपीजी का समय था, मॉडर्न वैल्यूज आएंगे, मॉडर्न वैल्यूज आएंगे, समझ में क्या। उसके साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन आया, तो इससे क्या हो गया, जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी थी, है ना, जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी थी हमारी ट्रेडिशनल फैमिली की, वो सब ट्रांसफॉर्म हो गई। ये सारी नई आउटसाइड, ये सारी कौन है, ये एजेंसीज हैं, और ये एजेंसीज हमारे देश की नहीं थी, ये आउटसाइड एजेंसीज हैं, है ना, ये सब बाहर से आई हैं, आउटसाइड एजेंसीज। तो भाई हमारी ये आउटसाइड एजेंसीज है, उनने किसको इम्पैक्ट किया, हमारी ट्रेडिशनल जो फैमिली थी उस पर काम करती रही। उसके साथ साथ हमारे ये जो फैमिली के बॉन्ड्स थे, फैमिली की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगी, समझा क्या ना। इसके साथ साथ एजुकेशन हो गया, समझा क्या, एजुकेशन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना। एजुकेशन सिस्टम, ये जो एजुकेशन सिस्टम था कैसा था, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना, ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, तो इनके कारण हमारी जो फैमिली, ट्रेडिशनल फैमिली थे, उसकी जो बिलीव्स, आइडियोलॉजी और जो बॉन्डिंग थी, वो काफ़ी हद तक आज चेंज हो चुकी है, समझ में गया ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, हाँ, इनके कुछ रोल्स होते थे, फैमिली के रोल्स, है ना, वो सारे रोल्स अब बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ने ले लिए हैं, बहुत सारी एजेंसीज ने ले लिए हैं। ये रोल्स जो एक फैमिली पहले परफॉर्म करती थी, वो सब अब कहाँ चले गए, इंस्टीट्यूशन ले लिए वो रोल, वो एजेंसीज ने ले ली। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पहले क्या होता था, बच्चे को खिलाना पिलाना ये सब का काम घर वाले खुद ही करते थे। आजकल आजकल क्या होता है कि भाई क्रेच फैसिलिटी होती है, वहां पर आशा वर्कर्स आते हैं, ये लोग उस पर छोड़ देते हैं, वो बच्चे को खिलाती हैं। और इन लोगों को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ऑफिस जाना है, तो फिर बाद में इन्हीं लोगों के साथ जब ये बच्चे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप सोचो एक मदर है ना, ये मदर है, इसको अभी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की ज़्यादा पड़ी रहती है, तो ये जॉब 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 कर रही है पूरे टाइम, ठीक है, इसको बच्चे को खिलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है जब वहाँ पर वैल्यूज़ इनकलकेट की जाती हैं, है ना, वैल्यूज़ इनकलकेट करने का समय, उस बच्चे को सही रिलीजियस टीचिंग, मोरल टीचिंग, एथिकल टीचिंग सिखाने का समय। तो ये औरत क्या कर रही है, मान लो इस औरत को बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का मन है, या फिर बहुत ज़्यादा ये अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने का सोच रही है, तो ये क्या करेगी, ये अपने बच्चे को छोड़ देती है काय में, क्रेच फैसिलिटीज़ जो होती है ना, क्रेच फैसिलिटीज़ होती है। अब ये क्रेच फैसिलिटीज़ चलाने के लिए बड़ा अच्छे एजेंसीज होती है, यहाँ पर आशा वर्कर्स वगैरह होती हैं, है ना, उनको रिक्रूट किया जाता है, वो इनको खिलाती पिलाती रहती हैं, और बच्चा यहाँ पे पूरे टाइम रहता है। अब सोचो इस वैल्यू के अंदर ये आपने जो एक बच्चे को एक इमोशंस होता है, आप उसको इग्नोर करके इकोनॉमिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, और बाद में जब यही बच्चा बड़ा हो करके, जब उसको ज़रूरत थी तब तो आपने कुछ किया नहीं, और उसके बाद जब ये बच्चा बड़ा हुआ और आप बूढ़ी हो गई, तो भाई आपको भी ये छोड़ दिया ना, अब छोड़ देगा, इसके लिए भी तो मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपने उसको क्या सिखाया, आपने उसको ये सिखाया कि मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इनकलकेटिंग दी वैल्यूज़, है ना। तो उस केस में क्या हो गया भाई, इस केस में ये बच्चा तो ठीक ही कर रहा है ना, आप भी तो उसके साथ वही कर रहे हो, तो फिर ये देखना और ये सब चीज़ें बताना कि भाई नहीं ये बच्चा गलत कर रहा है, तो भाई आपने क्या किया था, आप भी तो देखो वो चीज़, आप भी जब उसको ज़रूरत थी तब तो उसके लिए आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया नहीं। अब जब वो व्यक्ति भी पैसे के पीछे भाग रहा है और आपको छोड़ रहा है, तो आप बोलते हो कि भाई इस बच्चे के अंदर वैल्यूज़ नहीं है, इस बच्चे के अंदर मोरालिटी नहीं है। कहाँ से आएगी वैल्यूज़ और मोरालिटीज़, क्योंकि वो वैल्यूज़ मोरालिटीज़ तो आप ही ने इनकलकेट की है उसके अंदर, जब समय था तो आप ही ने उसको इग्नोर किया है, साइडलाइन किया है। तो भाई अब तो इस हिसाब से तो हमको यही समझ में आ रहा है कि भाई ये भी जो भी चीज़ करते हैं ये जस्टिफाइड है, और ऐसे लोगों के साथ तो ये अगर कर रहा जा रहा है, तो इसको तो भाई हमको यहाँ से देखने को तो यही समझ में आ रहा है कि भाई ये तो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, समझ में आ गया।